नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख, आपको मालूम है कि हम लोग 20 तारीख की ओर बढ़ रहे हैं। डेयरी विकास निगम संस्थान 1975 डीपी किंगाहार। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स का सप्ताह भर का रिवीजन करने वाले हैं। और वो राजस्थान करंट अफेयर्स 14 से लेकर 19 नवंबर 2022 तक हमने जो आज तक आप लोगों से बातचीत की है, उन सभी का रिवीजन आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस क्लास में, जिसमें सप्ताह भर के महत्वपूर्ण सवाल जितने भी आपको कराए गए हैं उनका आज की क्लास में 1 घंटे में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। उतनी डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आप सबको उनका विधिवत रूप से जवाब देना है। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में आपने जो सप्ताह भर में पढ़ा है वो आपको कितना याद रहा है। जी, एसएमजी, कविता, नवी गुरु, सुमेर, बीके राजा, सोनम, परीक्षित, बसंती, गुरुनौर, कौशल्या, जाट, बीकानेर, सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और साप्ताहिक रिवीजन या साप्ताहिक, आप लोग इसे टेस्ट भी कह सकते हैं, आप लोगों का ये क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है मेरे दोस्तों। तो सप्ताह भर में क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, उन सभी विषयों पर हमारी बातचीत जो है वो आरंभ कर रहे हैं। और पहले ही सवाल से आप लोगों को जवाब यहां पर देना है। सवाल सारे ही एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन देखना यह है कि आपको क्या कुछ याद रहा, कितना याद रहा, क्या भूल गए, क्या याद रखने में सक्षम हो, क्या याद करना जरूरी है, वो सभी बातें आप लोगों से करेंगे। आज 50 सवाल जो आपके सामने 50 या 60 सवाल रखे जा रहे हैं, उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी पर बातचीत करेंगे। वैसे डेली जो 10 सवाल मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आता हूं, आजकल राजस्थान करंट अफेयर्स के ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनको आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी, भूरेश जी, आपका भी नाम ले लिया है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में कहां पर किया गया, जिसकी लागत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है? बताइए जरा, ऐसा फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां पर शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसकी लागत कितने रुपए? 600 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का फिनटेक इंस्टीट्यूट। अब से पहले राजस्थान की 3 भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये सवाल कि राजस्थान में फिनटेक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के जोधपुर जिले में, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का जोधपुर दौरा हुआ, उस समय यहां पर क्या किया गया था कि एक फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का यहां पर शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने जोधपुर और किस शहर के लिए, पाली शहर के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन यहां से किया। इसके अलावा जोधपुर में ही आपको पता है मंडोर उद्यान जो है, वहां पर इन्होंने 3D एंड लाइट एंड साउंड शो का भी उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? आपका जोधपुर है। बाकी ऑप्शन पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सवालों की संख्या ज्यादा है और बाकी डिटेल में साप्ताहिक क्लास में बहुत बात होती है। जो बच्चे सप्ताह भर की क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो ये मानकर चलिए कि पर डे के 100 सवाल उनके राजस्थान के याद हो जाते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में आईटी फिनिशिंग स्कूल का शिलान्यास कब किया गया? आईटी फिनिशिंग स्कूल का शिलान्यास अभी हाल ही में कहां पर किया गया? 13 नवंबर। कब किया गया? 13 नवंबर 2022 को, 10 नवंबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 को और यहां है 19 अक्टूबर 2022। तो देखिए 2 अक्टूबर की तारीख को राजस्थान में सद्भावना जो पुरस्कार है वो भी वितरित किए गए। और इसके अलावा राजस्थान में सद्भावना या इसके साथ साथ जो है वो प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के जयपुर में और पूरे राज्य भर के स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और एक विश्व रिकॉर्ड यहां पर कायम किया था। ठीक है, हाँ जी शुभम जी, 2 क्लास होती है, एक इसके जस्ट बाद होगी सूरज बुलेटिन की क्लास यहां पर है। इसके बाद में 19 अक्टूबर 2022 को सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल हैं उनका समापन हुआ था, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या है? 13 नवंबर 2022 है। 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में ही यह आईटी फिनिशिंग स्कूल का शिलान्यास भी किया गया। इसके अलावा यहां पर आयोजित डीजी फेस्ट है उसमें भी शिरकत की समापन समारोह में। और यहां पर जो है वो मेरे दोस्तों आईटी फिनिशिंग स्कूल 3D जो लाइट एंड साउंड शो है उसका भी उद्घाटन किया गया। प्लस इसके साथ साथ अन्य जो काम जोधपुर में हुए हैं उनका भी यहां पर शुरुआत की गई। अगला सवाल है आपके सामने,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की कौन सी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया गया था? और इस लोक अदालत का उद्घाटन मेरे दोस्तों हमारे जोधपुर जो पीठ है, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जो मुख्य हमारे न्यायाधीश है, उनके द्वारा इस राजस्थान की चौथी जो लोक अदालत है उसका उद्घाटन किया गया था। हाँ जी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी और वो भी जोधपुर के पाल गांव से की गई थी। यहाँ पर है लोक अदालत जो है इसका आयोजन किया गया और ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित थी, जिसमें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की चौथी लोक अदालत थी जो 12 नवंबर 2022 को क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? चौथी लोक अदालत थी। इस पर भी सवाल आ चुका है, राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो आपको जवाब देना है कि राजस्थान की चौथी लोक अदालत का आयोजन जो है वो अभी नवंबर 2022 में किया गया था। राज्य सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की अभी हाल ही में स्वीकृति जारी की है? 20, 33, 25, 32। इनमें से सही जवाब क्या है? राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जहां साइबर थाने खोले जाएंगे, ये आपको बताना है। राजस्थान जो है उसने राष्ट्रीय ग्रामीण ओलंपिक जो खेल हुए मेरे दोस्तों, उन राष्ट्रीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 36वें खेल जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे गुजरात के अंदर, उसने हमने जो है वो टोटल कितने पदक, 30 पदक जीतकर उसमें 20वां स्थान हासिल किया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्लस इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों राजस्थान के 32 जिले हैं जहां साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। और ऑलरेडी आपको पता है राजस्थान के जयपुर में तो इस प्रकार की ब्रांच पहले से ही चल रही है। तो राजस्थान के शेष 32 जिले जो हैं वहां पर क्या किया जाएगा? साइबर थानों की स्थापना जो है वो अभी राजस्थान में की जाएगी। तो इसका सही जवाब 32 है। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा क्या है यहाँ पर, राज्य के किस शहर में G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ये शेरपा सम्मेलन है मेरे दोस्तों, क्या है? राजस्थान में जो है वो G20 का शेरपा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया जाएगा, ये आपको बताना है। जी बताइए जरा, कहां पर राजस्थान में शेरपा सम्मेलन का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में देखिए ये शेरना नहीं है, शेरपा है। ये शेरपा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहां होगा? और G20 डेलीगेट सम्मेलन, डेलीगेट्स सम्मेलन जो है, डेलीगेट सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर होगा? यानी एक तरीके से ये कह दीजिएगा केंद्र की सरकार 2023 का जो चुनाव है वो G20 सम्मेलन के माध्यम से ही जीतना चाहती है। उसका पूरा माहौल राजस्थान में तैयार हो जाएगा क्योंकि ये अगला एक वर्ष जो है वो राजस्थान चुनावी रंग में रंगा रहेगा। तो अब जितनी भी पार्टियां उनके पास समय बहुत कम है। तो राज्य के किस शहर में G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन होगा? तो इसका सही जवाब होगा शेरपा सम्मेलन का आयोजन जो है वो उदयपुर में होगा और डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन मेरे दोस्तों जोधपुर में होगा। कहां पर होगा? जोधपुर में डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, उदयपुर के अंदर आपका G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए जरा अगली बातचीत हम लोग बढ़ाते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है जरा देखो भाई। हाल ही में 13 नवंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने निम्न में से किन जिलों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण अभी हाल ही में किया है? इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किन स्थानों पर खोला जाएगा और उसका उद्घाटन जो है वो कर दिया गया है मेरे दोस्तों अभी मुख्यमंत्री के द्वारा 13 नवंबर 2022 को, 13 नवंबर 2022 को, ठीक है। यहां पर है जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर पाली, जोधपुर जालोर। तो इसके बारे में मैंने सही जवाब आपको बताया और आपका भी देखते हैं सही जवाब किसका आता है। अभी तक किसी का आया नहीं है जी। पाली, जोधपुर, नवी गुरु ने सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिया है। पूजा सही जवाब आया है। उसके बाद जाट बीकानेर, सी जवाब, निकी, कसवा, जाट बसंती, सीता, हाँ नहीं, आप सभी के एकदम सही जवाब आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, 32 जिलों में था पर जिला कौन सा नहीं, ये बता दिया है संजू जी आपको। अभी अभी मैंने उसी सवाल को दोबारा सुनिए, आपको पता चल जाएगा। जोधपुर जो है, यहाँ पर जोधपुर और पाली में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाने की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान से 7 से 8 ऐसे जिले हैं जहां पहले से इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान में क्या है, संचालित हो। तो अभी नए जिले कौन से हैं जहां पर इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो वो राजस्थान के जोधपुर और पाली है। संजू शर्मा जी, मैंने कहा जयपुर में पहले से ही क्या किया जा रहा है, साइबर क्राइम की एक ब्रांच चलती है। बाकी बचे हुए 32 जिलों में अब नई ब्रांचें जो है वो राजस्थान पुलिस की खोली जाएगी। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 कब लॉन्च की? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब इस सवाल को भूल चुके होगे उस समय पेपर सेटर इस सवाल को परीक्षा में पूछेगा और आप कहोगे ये तो किसी भी क्लास से सवाल नहीं आया है।
तो राजस्थान के सब टीचर जो है इन सवालों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ समय बाद आप इन चीजों को भूल जाओगे। हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 कब लॉन्च की है ये बताइए। 12 नवंबर 2022 को, 13 नवंबर 2022 को, 5 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को। जिसकी एग्जैक्ट डेट बहुत अच्छे से याद रखनी होती है, उसमें इतने नजदीकी आपको ऑप्शन दे सकता है पेपर सेटर सर। हाँ जी, तो चलिए बताइए जरा क्या है यहाँ पर बातें। 5 सितंबर 2022 में राजस्थान में आपको पता है मिशन बुनियाद शुरू किया गया था। 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के जयपुर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा मेरे दोस्तों 13 नवंबर 2022 को ही राजस्थान में नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 शुरू कर दी गई थी। ये सब काम उस दिन जोधपुर से हुए हैं। जोधपुर में आपको पता है कि डेलीगेट्स जो समय डीजी फेस्ट जो है, डीजी फेस्ट नवंबर 2022 का डीजी फेस्ट कहां आयोजित हुआ है? जोधपुर में। और अगस्त 2022 का डीजी फेस्ट कहां आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। और नवंबर में जोधपुर में आयोजित हुआ है। ठीक है, दोबारा सुन लो, नवंबर में डीजी फेस्ट 2022 में जोधपुर में हुआ है और अगस्त 2022 में जो डीजी फेस्ट है उसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन मेरे दोस्तों जो अगस्त में है वो जयपुर में हुआ और नवंबर जो है वो जोधपुर में हुआ। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगली बातचीत आपसे करें तो जरा देखिएगा क्या है नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 विधानसभा में लाया जाना प्रस्तावित है। ये विधेयक जो है वो प्रस्तावित है। इसका संबंध इनमें से किस विभाग से है? राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान से है, जन अभियोग निराकरण विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग है या उच्च शिक्षा विभाग है? इनमें से कौन सा विभाग है जिसके द्वारा क्या किया गया है? इस राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 स्टैंडर्ड की जो परीक्षाएं हैं जैसे आरएस भर्ती है, ईओ आरओ की भर्ती है, उन परीक्षाओं में इससे जुड़ा हुआ सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाने की संभावना है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, यहाँ है राजस्थान में लोक सेवा है। लोक सेवा जो हम लोग डेली रूटीन में गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दी जाने वाली जितने भी सर्विस है उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी जवाबदेही सरकार निश्चित करना चाहती है। अगर कोई सरकारी अधिकारी के कोई सरकारी मुलाजिम जानबूझकर ये चाहता है कि इसका काम अटकाया जाए या ये काम देरी हो या वो अपनी लापरवाही की वजह से इस काम में देरी करता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। और इसीलिए ये राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक जो है वो लाया जा रहा है। इसका सही आंसर मेरे दोस्तों जन अभियोग निराकरण विभाग है। क्या है? जन अभियोग निराकरण विभाग इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है 19-20 नवंबर को विश्व सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का आयोजन राजस्थान में कहां किया जा रहा है? तो 19-20 नवंबर को ये विश्व सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो जो है इसका आयोजन राजस्थान के अल्बर्ट हॉल जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। मेरे दोस्तों आपने रामनिवास बाग का अगर नाम सुना है तो रामनिवास बाग में जो भव्य इमारत आपको नजर आती है उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। और उस अल्बर्ट हॉल में इस सूफी संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश विदेश के जाने माने कलाकार जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये सही जवाब इसका क्या है? जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है। जयपुर के रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छुआछूत से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम और अपराध के शिकार बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के तहत विधिक सहायता उपलब्ध कराने के अभियानों की शुरुआत हाल ही में किसने की है? ये जरा बताइए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छुआछूत से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम और अपराध के शिकार बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के तहत विधिक सहायता उपलब्ध कराने के अभियानों की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? कलराज मिश्र के द्वारा, पंकज मिथिल साहब के द्वारा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा और प्रकाश गुप्ता के द्वारा? इनमें से किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? राजस्थान में एक अभियान है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनको पोक्सो एक्ट के तहत 2012 के तहत विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अभियानों की शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब जो DY चंद्रचूड़ दे रहे हैं वो थोड़ा दिमाग तो लगाओ भैया, ऐसे ही मनमर्जी से इसका सवाल जवाब दे रहे हो, है ना? आपसे पूछा क्या गया है उसको जरा समझो और उसके बाद जवाब दो। अनुसूचित जाति और जनजाति के छुआछूत से मुक्ति, अत्याचारों की रोकथाम और अपराध के शिकार बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के तहत विधिक सहायता उपलब्ध कराने के अभियानों की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई है? अरे भाई सब के सब लोग चंद्रचूड़ जवाब दे रहे हैं, उनका भेजा खराब हो गया लगता है या फिर उन्होंने इतने दिन से कोई पढ़ाई नहीं की है। राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है 40वें
राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के जो हैं उनका नाम है पंकज मिथिल साहब। और पंकज मिथिल साहब जो है इनके द्वारा मेरे दोस्तों क्या किया गया है, अभी हाल ही में राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के छुआछूत से मुक्ति के लिए एक कार्यक्रम का शुरुआत इन्होंने की है, जिसके माध्यम से इनके जो शिकार बच्चे हैं उनको भी पॉक्सो एक्ट के तहत क्या किया जाए, लाया जाए और उन पर कार्रवाई इनके खिलाफ ऐसा काम करने वाले लोगों के साथ किया जाए। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, पंकज मिथिल साहब है। कलराज मिश्र साहब राजस्थान के जो है वो राज्यपाल हैं और डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी भारत के 50वें सीजीआई ये बन चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राज्य के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। और यह सवाल परीक्षा में आने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों। कोई भी पेपर सेटर हो, राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाएं आप देख लेना, अगली परीक्षाएं आज का स्क्रीनशॉट खींच कर रखना। अब जब भी ये परीक्षा में जिस दिन ये सवाल छप जाए उस दिन आप हम तक ये स्क्रीनशॉट पहुंचा देना कि भाई ये आ गया सवाल सर। तो देखिए यहां पर है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राज्य के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिव्यांग जन दिवस यानी 3 दिसंबर को, कब 3 दिसंबर के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। और मैंने जिस दिन ये सवाल आपको करवाया था उस दिन भी कहा था यह सवाल परीक्षा में 101% क्या होगा, छपेगा मेरे दोस्तों। अजमेर, अलवर, चूरू, सीकर, तो अलवर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और अलवर के जो जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी जो हैं, जितेंद्र कुमार सोनी, इनके नेतृत्व में यह सारा का सारा काम किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर राजस्थान के अलवर जिले में किसका आयोजन किया जा रहा है मेरे दोस्तों, इस पुरस्कार को दिया गया। क्योंकि अलवर जिले में विशेष योग्यजन हो चाहे दिव्यांग जन हो, इनके लिए विशेष अभियान चलाकर जो है जिला कलेक्टर के माध्यम से एक एक बच्चे को घर घर जाकर चिन्हित किया गया और उसके बाद उनके लिए जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं संचालित है उन योजनाओं के तहत जो भी लाभ उनको दिया जा सकता है उस लाभ को सुनिश्चित किया गया था। तो ये अभियान चलाने के लिए अभी सर्वश्रेष्ठ जिला जो है उसको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए जी अगला सवाल देखिए क्या है, सरकार ऊंटों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए ऊंट संरक्षण योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मैंने हालांकि सवाल में बहुत सारी डिटेल आपको लिख कर दी है, लेकिन पेपर सेटर इनमें से और कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जिसके लिए अभी राजस्थान सरकार ने 2.60 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। यहां तक मैंने डिटेल आपके याद रखने के लिए बताई है कि अगर यहां से भी सवाल आए तो आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ जी, बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितनी राशि का प्रावधान किया था। सवाल को ढंग से पढ़िए, राजस्थान सरकार ने कितनी राशि का इसके अंतर्गत प्रावधान किया था ये जरा बताइए। यानी बजट 2022-23 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि हम ऊंट संरक्षण योजना राजस्थान में शुरू करेंगे और उसके लिए हम बजट में इतनी राशि का प्रावधान करते हैं। वो राशि कितनी थी और उसमें से अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2.60 करोड़ रुपए जो है वो क्या कर दिए हैं, घोषित कर दिए हैं कि ये लो इतने रुपए इनको खर्च करो ऊंट संरक्षण के लिए। तो वो राशि है मेरे दोस्तों 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ऊंट संरक्षण के लिए बजट 2022-23 में घोषित की गई थी, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और समझिएगा, अगर मादा कोई ऊंट है मेरे दोस्तों, क्या है, मादा ऊंट है, वो अगर बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का रजिस्ट्रीकरण जब होता है, मादा ऊंट जो है या फिर उसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ऊंट नहीं बोलते हैं, उसके बच्चे का यानी जो बच्चा है उसका रजिस्ट्रीकरण हो जाता है या प्रमाणित हो जाता है तो उस ऊंट पालक को 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। और बाद में जो है वो जब 1 वर्ष का हो जाता है तो ऊंट पालक को 5,000 रुपए की राशि और दी जाती है। यानी ऊंट पालक को इनाम स्वरूप उसको कुल मिलाकर 10,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट में इतनी राशि घोषित की गई, पहले बच्चे के जन्म पर प्रमाणित होने पर 5,000 रुपए और 1 वर्ष का होने पर 5,000 रुपए और यानी एक बच्चे पर राजस्थान सरकार उसको कुल मिलाकर 10,000 रुपए की जो है वो राशि दी जाती है, ठीक है। हाँ जी, दुर्गाचारण जी अभी तक बहुत कुछ काम हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, बहुत सारी बातें हमने अब तक की है। राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ 14 नवंबर को किसके द्वारा किया गया, अभी हाल ही में। राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ
14 नवंबर को किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, संगीता बेनीवाल, ममता भूपेश। राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ जो है वो राजस्थान में कहां से किया गया और किसके द्वारा किया गया, जरा बताइए। 10,000 रुपए बच्चों के संरक्षण पर 5,000 रुपए की 2 किस्त दी जाती है उन पालक को। पहला सवाल यहां पर है, 14 नवंबर को राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह जो है इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास से इस योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहां पर कलराज मिश्र जो है वो राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत जी के द्वारा इस पूरे राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो महिला अध्यक्ष है ये संगीता बेनीवाल है, और इसके अलावा ममता भूपेश महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री है, और ये राजस्थान के दौसा जिले का जो सिकराय विधानसभा क्षेत्र है वहां से आती है। चलिए अगली बातचीत करेंगे, और वर्तमान में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर है। मंडोर उद्यान जोधपुर में 3D एंड लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन 13 नवंबर 2022 को अभी हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा किया गया? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मंडोर उद्यान जोधपुर में 3D एंड लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? डीजी फेस्ट हो, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर हो, चाहे फिनटेक यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम कार्यक्रम, फिनिशिंग स्कूल हो यानी आईटी फिनिशिंग स्कूल हो, चाहे यहां पर आयोजित किया गया जॉब फेयर हो, ये तमाम जानकारियां आप लोगों के लिए जोधपुर की इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है अशोक गहलोत जी के द्वारा अभी हाल ही में मंडोर उद्यान जोधपुर में 3D एंड लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया। यह सारा कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ जो है इस पर्यटन विभाग के अंदर आने वाली एक संस्था है, जो सरकारी संस्था, उसका नाम आरटीडीसी है, और आरटीडीसी के वर्तमान में अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी कौन है? राठौड़ साहब हैं। इसके बाद में 17 सितंबर 2022 को उद्योग विभाग द्वारा कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बताइए। राजस्थान के 17 सितंबर 2022 को उद्योग विभाग द्वारा कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया? 29 को, 13 को, 5 को, 6 को। तो इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान के 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में 13 राजस्थान के जो लोग हैं उनको उद्योग रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। राजस्थान के 5 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को क्या दिया गया? गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के 6 लोग ऐसे हैं जिनको राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान रत्न दिए गए जिन लोगों को है, वो सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर अगली भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाएगा। राजस्थान में दलवीर भंडारी हो जोधपुर से, राजेंद्र मल लोढ़ा हो जोधपुर से, सीन काफ निजाम हो जोधपुर से, इसके अलावा चूरू जिले से केसी मालू सुजानगढ़ से आते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों लक्ष्मी निवास मित्तल राजस्थान के सादुलपुर यानी राजगढ़ से आते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को याद करना है सीकर जिले से आने वाले अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता ग्रुप जो है उसके द्वारा रिलेशन रखते हैं, और उनको भी यह पुरस्कार राजस्थान में क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। ठीक है, हाँ जी सरिता जी, आपका भी प्रणाम स्वीकार कर लिया है। चलिए जरा अगली बातचीत हम लोग करते हैं। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार इनमें से किस व्यक्ति को दिया गया, जरा बताइए। यहां पर जरा बताइए कि इनमें से किस व्यक्ति को दिया गया है यह पुरस्कार। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार किसे दिया गया? बाबूलाल मारोटिया को, गंगा सिंह गौतम को, सुनीता गुलाटी को, दुर्गाराम मुहाल को। राजस्थान की सुनीता गुलाटी बीकानेर से और दुर्गाराम मुहाल उदयपुर से आते हैं। इनको 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया राजस्थान से। इसके अलावा बाबूलाल मारोटिया जयपुर से हैं, इनको 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं गंगा सिंह गौतम जो है वो दौसा से आते हैं, इनको राजस्थान में बुनकर रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। मेरे दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए, यानी गंगा सिंह गौतम को बुनकर पुरस्कार दिया गया। वहीं बाबूलाल मोराटिया जो है इनको हस्तशिल्प पुरस्कार से 17 सितंबर 2022 को सम्मानित किया गया। 17 सितंबर 2022 को उद्योग विभाग की मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा राजस्थान में 2 नई नीति लागू की गई थी। एक राजस्थान में हस्तशिल्प नीति, राजस्थान हस्तशिल्प नीति लाने वाला राजस्थान जो है वो पूरे देश भर का दूसरा राज्य बन चुका है, जिसमें पहले जो है वो आप लोगों को पता हो तीसरा राज्य बन चुका है। पहला राज्य जो है वो असम है, उसके बाद उड़ीसा है, और उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में राजस्थान में एमएसएमई नीति भी राजस्थान में 17 सितंबर 2022 को जारी की गई है। एमएसएमई सेक्टर को उभारने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
उसके बाद आपको ये समझना है कि राजस्थान में एमएसएमई पार्क जो है वो दौसा जिले में क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। 12 से 13 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन राज्य में कहां पर किया गया, ये जरा बताइए जरा। यहां पर है कि भैया 12 से 13 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया, ये भी बताइए। हाँ, एमएसएमई दिवस 17 सितंबर को मनाया जा रहा है, स्किप, लेकिन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अलग अलग है, वो 2 तारीखें आपको याद होनी चाहिए। पार्क दौसा में बनाया जा रहा है। यहां पर इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जब राजस्थान में राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका नाम आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में रक्षा कॉन्क्लेव जो है, डिफेंस कॉन्क्लेव, रक्षा कॉन्क्लेव कह सकता है वो, या डिफेंस कॉन्क्लेव जो है, क्या है, डिफेंस कॉन्क्लेव। इसका आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया अभी हाल ही में, तो इसका आयोजन कोटा में ओम बिरला जी के प्रयासों से किया गया। और डिफेंस कॉन्क्लेव का राजस्थान में पहली बार आयोजन किया गया, ये ध्यान रखना। ओम बिरला जी के प्रयासों से राजस्थान में जो है वो जनवरी 2023 से, कब से, जनवरी 2023 से क्या किया जाएगा, जनवरी 2023 से मित्रों यहां पर एक काम शुरू किया जाएगा, कृषि स्टार्टअप मेला, कृषि स्टार्टअप मेला जो है इसका आगाज किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप मेला जो है उसका आयोजन जो है वो कोटा से किया जाएगा और जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद राजस्थान के तमाम जिलों में, 33 जिलों में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य की विधानसभा में बनाया गया, जिसका उद्घाटन यानी उसको जनता के लिए या लोगों के लिए 14 नवंबर को खोल दिया गया। राजस्थान में किया गया या हरियाणा में किया गया या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में किया गया, ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है। तो यहां देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य की विधानसभा में बनाया गया, जिसका उद्घाटन 14 नवंबर को किया गया, ये जरा बताइए। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो किस राज्य की विधानसभा में बनाया गया, जो विधानसभा के बारे में लोगों को जानकारी देने, उनके रोचक तथ्य उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा 14 नवंबर को वो लोगों के लिए खोल दिया गया और ये राजस्थान में किया गया। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी के प्रयासों से ऐसा यहां पर किया गया। इससे पहले आपको पता होगा राजस्थान में जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं और राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके स्टेच्यू को लेकर भी एक संग्रहालय जो है वो राजस्थान की विधानसभा में बनाया गया। और उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको पता होगा, एनवी, ठीक है ना, कौन से, एनवी साहब का नाम आपको याद होगा। एनवी रमन्ना साहब जो है वो राजस्थान आए थे मेरे दोस्तों। एनवी रमन्ना साहब के द्वारा उस डिजिटल या फिर उसको कह सकते हैं आप लोग जो स्टेच्यू वाली गैलरी थी विधानसभा में, उसका उद्घाटन उन्होंने किया था। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुरान का राजस्थानी में अनुवाद कर रिकॉर्ड बनाने वाले कवि इकराम राजस्थानी को साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान दिया जाएगा। इसका संबंध किससे है? कुरान का राजस्थानी में अनुवाद कर रिकॉर्ड बनाने वाले कवि इकराम राजस्थानी को साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान दिया जाएगा। इनका संबंध कहां से है? बूंदी से, भीलवाड़ा से, बीकानेर से और चूरू से। इकराम राजस्थानी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, ये जरा बताइए। और इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो भी मेरे दोस्तों कौन है? राजस्थान में बाल साहित्य अकादमी जो है उसके अध्यक्ष भी वर्तमान में इकराम राजस्थानी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब आप क्या दे रहे हैं? बूंदी दे रहे हैं। बूंदी, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू। जरा सोच लीजिएगा, बूंदी सही है या भीलवाड़ा सही है या बीकानेर सही है या चूरू सही है। तो देखिए बीकानेर और चूरू तो इसका गलत जवाब है। अब 2 सवाल बच गए हैं, या तो बूंदी होगा या क्या होगा, भीलवाड़ा होगा। आप सभी जवाब दे रहे हैं, वो बूंदी का दे रहे हैं। क्या इकराम राजस्थानी जो है वो बूंदी से संबंध रखते हैं? तो आप लोग अब आगे बढ़ जाइए। चलिए अगले सवाल पर। राजीव गांधी नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन हब की स्थापना कहां की जा रही है राजस्थान में, ये जरा बताइएगा। हाँ जी बताइए, राजीव गांधी नॉलेज सेंटर राजस्थान में कहां पर क्या किया गया है, उद्घाटित किया गया है? चलिए जी,
अर्जुन जी भीलवाड़ा जवाब दे रहे हैं। संजू कह रहे हैं सर पक्का ही कहाँ से रिलेटेड है ये तो, सर ये तो पक्का ही कहाँ से रिलेटेड है कि बूंदी से रिलेटेड है, ऐसा आप सभी जो है उनका कहना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आप लोग दीजिए मेरे दोस्तों, क्या होगा इसका स्वभाव और इसका आंसर क्या देना चाहिए था आप लोगों को, उस पर बढ़िए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रे। हम्म। चलिए सर, चलिए इसका सही जवाब आप जयपुर बता रहे हैं सब लोग। देखिए यहां पर क्या है, राजीव गांधी नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर में की जा रही है, कोटा में की जा रही है, जोधपुर में की जा रही है या अजमेर में की जा रही है? राजीव गांधी नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन हब की स्थापना राजस्थान में किस जगह पर की जा रही है? तो अगर ऐसे जवाब आपके सामने ऑप्शन आए तो आपको क्या कर देना है, जयपुर कर देना है। लेकिन इसी सवाल को, ठीक है, हाँ जी टिक कर देता हूं। चलिए आंसर भी आपके सामने, तो इसका सही जवाब आपको क्या देना है, जयपुर देना है। राजीव गांधी नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन हब की स्थापना राजस्थान में कहां की जा रही है? जयपुर में की जा रही है। और इसका पिछले वाले का जवाब आप सभी ने गलत दिया था कि कुरान का राजस्थानी में अनुवाद कर रिकॉर्ड बनाने वाले कवि इकराम राजस्थानी का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। ध्यान रखना इनका संबंध कहां से नहीं है, इनका संबंध जो है वो ध्यान रखना भीलवाड़ा से है, बूंदी से नहीं है। और जयपुर, जोधपुर और कोटा तीन शहर हैं जहां पर क्या किया जाएगा, राजीव गांधी नॉलेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। लेकिन यहां अजमेर और फंसा दिया बीच में, तो इसका जवाब अगर ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो कि जयपुर, कोटा और जोधपुर उपरोक्त सभी, तो यहां अजमेर की जगह आपको उपरोक्त सभी इसका सही जवाब क्या करना है, देना है। ये सवाल आगे भी आएगा तो वहां इस पर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अजमेर यहां पर दे दिया, इसका मतलब जो है वो राजीव गांधी नॉलेज सेंटर इनोवेशन हब की स्थापना राजस्थान के जयपुर, कोटा और जोधपुर जो है इन शहरों में भी की जाएगी। चलिए यहां पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये सवाल दोबारा आएगा तो आप चिंता मत करो, उसमें उपरोक्त सभी जवाब मिलेगा आपको, इन्हीं सवालों में आएगा। और इकराम राजस्थानी जो है, इकराम राजस्थानी का संबंध जो है वो राजस्थान के बूंदी जिले से नहीं है, भीलवाड़ा जिले से है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां है 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इस व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा, यानी राजस्थान पेवेलियन जो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। हाँ पहले कोटा ही बताया सर, ठीक बात है, तीनों जगह किया गया है, ध्यान रखिएगा, जोधपुर में और जयपुर में और कोटा में, ये तीन शहर है जहां पर क्या किया गया, इस प्रकार की स्थापना की गई है। और ये बात आगे हम लोग करेंगे, इन्हीं सवालों में आएगा। और इकराम राजस्थानी भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं, ये भी बात आपको पहले बताई है। 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें राजस्थान पेवेलियन या राजस्थान की एक तरीके से आप दुकान कह सकते हो, उसका उद्घाटन या राजस्थान मंडल जो है या मंडप, उसको नाम दिया गया राजस्थान मंडप, उस मंडप का उद्घाटन जो है वो हमारे राज सिको के अध्यक्ष जो है राजीव अरोड़ा जी के द्वारा किया गया है। और राज सिको अपने ब्रांड जो है वो राजस्थली के नाम से क्या करते हैं, बेचते हैं। तो राजीव अरोड़ा जी क्या है, राज सिको के चेयरमैन है। रूमा देवी राजस्थान में मारवाड़ रत्न से सम्मानित है, महिला शक्ति पुरस्कार यानी उससे भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया जा चुका है, आपको ये भी पता होगा मेरे दोस्तों। और अशोक गहलोत जी हैं, ओम बिरला जी राजस्थान से लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला सवाल, 26वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 से नवंबर से कहां किया जा रहा है राजस्थान में? फुटबॉल प्रतियोगिता जयपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में, राजस्थान में कहां से शुरू की गई है? तो फुटबॉल प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता राजस्थान में कहां हो रही है? और राजस्थान में यह भी ध्यान रखिएगा हॉकी प्रतियोगिता कहां हो रही है, ये जरा बताइएगा, ठीक है। हाँ जी चलिए, 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर से राजस्थान में कहां पर किया जा रहा है, ये जरा बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, जयपुर होगा, भरतपुर होगा, धौलपुर होगा या कोई और जगह होगी? कुछ अलवर बता रहे हैं, कुछ जयपुर बता रहे हैं इसके। हाँ जी, रूमा देवी चीज ब्रांड 6, हाँ जी, अभी विदेश में कई देशों के दौरे पर गई हुई है रूमा देवी। राजस्थान रत्न इनको कुछ समय बाद है वो पक्का दिया जाएगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। कहां जाएगी सरकार अगर नहीं देगी तो?
तो यहां पर इसका सही जवाब आप लोग दे रहे हैं क्या, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, राज्य स्तरीय जो है वो 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के अलवर जिले में किया जा रहा है और राजस्थान के टोंक जिले में, ये अलवर जिला इसका सही आंसर है। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता जो है, जूडो प्रतियोगिता वो भरतपुर में आयोजित हो रही है और हॉकी प्रतियोगिता जो है मेरे दोस्तों ये राजस्थान के लावा टोंक में आयोजित की जा रही है। टोंक के कहां पर, लावा में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता हो रही है, भरतपुर में जूडो प्रतियोगिता हो रही है और अलवर में जो है वो मेरे दोस्तों फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देखिए अलवर को फुटबॉल बना दो, अलवर को क्या बना दो भैया, फुटबॉल बना दो। इसके अलावा भरतपुर को जूडो बना दो और हॉकी किसको दे दो, लावा टोंक को दे दो। चलिए अगले सवाल पर बढ़िए और अगला सवाल देखिए क्या है। राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल से उप निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों के मासिक पास में कितना अनुदान देने का फैसला अभी किया है, ये जरा बताइए। हाँ जी, जूडो भरतपुर में, हॉकी लावा में और फुटबॉल जो है वो अलवर में आयोजित की जा रही है। राज्य स्तरीय 66वीं प्रतियोगिताएं अभी जो चल रही है वो भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ, अगला सवाल है, राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल से उप निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों के मासिक पास में कितना अनुदान देने का फैसला किया है, तो ध्यान रखिएगा 500 रुपए का पास बनता है पुलिस वालों का रोडवेज बस में सफर करने के लिए, मासिक पास 500 रुपए में बनता है। अब उनमें भी अगर सरकार चाहती है, सरकार से बार बार पुलिसकर्मी डिमांड कर रहे थे, राजस्थान सरकार ने उसमें 300 रुपए का अनुदान दे दिया। राजस्थान सरकार ने कहा 300 रुपए आपके हम भरेंगे, आप तो 200 ही दे देना, आपको पास मिल जाएगा बस। तो राजस्थान सरकार जो है वो रोडवेज को 300 रुपए जो है वो देगी, किसके बदले, राजस्थान पुलिस के जितने पुलिसकर्मी क्या करेंगे, अपना रोडवेज का पास बनाएंगे, उन पास के एवज में प्रत्येक पास पर 300 रुपए की राशि जो है वो रोडवेज को कौन देगी, राजस्थान सरकार देगी। 200 रुपए उस आदमी को खुद भरने होंगे, टोटल राशि उस की कितनी होगी, 500 रुपए होगी। तो सरकार कितना अनुदान देने का फैसला किया, तो 300 रुपए। पुलिसकर्मी को कितना देना होगा, 200, टोटल कितने की लागत है, 500 रुपए की। तो बस इतना याद करना है आपको। और इसके बाद मैंने बताया था मनरेगा का जो मेट है उसकी 335 रुपए की जो लागत आती थी श्रम की, वो अब 240 रुपए कर दी गई। राजस्थान सरकार ने उसको 5 रुपए बढ़ा दिया। हाँ पूजा जी कल से कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए निम्न में से किस मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है आरसीए, उसके चुनाव अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है और इससे पहले जो है वो राम लुभाया की अध्यक्षता में इस मुख्य चुनाव अधिकारी राम लुभाया जी को बनाया गया था, जिनको राजस्थान में नए जिलों के गठन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, उन्हीं को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया। लेकिन इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राम लुभाया जी ने अपना इस्तीफा दे दिया इस पद से। राम लुभाया जी ने कहा मैं विदेश में हूं, आप चुनाव करवा लीजिए। इसके लिए अभी हाल ही में राजस्थान ने आरसीए ने क्या किया है, सुनील अरोड़ा जो कि भारत के जो है वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, इनकी नियुक्ति इस पद पर कर दी है। तो इसका सही जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी होगा। राम लुभाया समिति राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित है। एमएल कुमावत समिति और विजय कुमार व्यास समिति, विजय कुमार व्यास समिति जो है वो राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को सही समय पर और तय समय पर और सही तरीके से कैसे संचालित की जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए, अपने सुझाव राजस्थान सरकार को देने के लिए गठित की गई, जिसके सदस्य एमएल कुमावत को बनाया गया था। चलिए अगली बातचीत करते हैं। राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी बहुत ढंग से सवाल को पढ़ लीजिएगा। राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? शरद कमल को, ओम प्रकाश मिठारवाल को, साक्षी कुमारी को और इनमें से किसी को भी नहीं। बहुत ही शानदार जवाब बसंती ने दिया है बी। और इसके अलावा अच्छा पीछे वाले का सवाल का जवाब आ रहा होगा, आरपीएससी ओटीआर से है, विजय कुमार व्यास प्रतियोगी परीक्षाओं के। हाँ जी, चलिए यहां पर इसका सही जवाब जो लोग दे रहे हैं, विजय कुमार व्यास समिति फालतू ही, हाँ जी पेपर सारे लीक हो रहे हैं। विजय कुमार व्यास समिति ने जो किया वो सब बकवास था, कुछ भी सुझावों के बारे में प्रयास हुआ नहीं, क्योंकि राजस्थान में पेपर आउट होने की जिम्मेदारी थी कि कैसे पेपर आउट को रोका जाए, वो कर नहीं पाए। तो जिन लोगों ने शरद चंद्र जवाब दिया है वो गलत है। रीना जी आपका भी गलत जवाब है। जो लोग ये जवाब दे रहे हैं इसमें अचंत शरद कमल, उनको मैंने जिस दिन ये क्लास पढ़ाई थी उस दिन भी कहा था आंखें खोलकर पढ़ा करो सवाल को। यहां लिखा है राज्य के, राज्य के का मतलब किस राज्य की बात कर रहे हैं?
हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं और राजस्थान में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। परीक्षा में जब आएगा तो वे ऐसे ही भी लिख कर दे सकता है राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च, अगर किसी दूसरे राज्य की वो चर्चा करेगा यहाँ पर तो उस राज्य का नाम लिख कर देगा मेरे दोस्तों। राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। देखिए ओम प्रकाश मिठारवाल जो है वो राजस्थान के श्री माधोपुर से, श्री माधोपुर जिले से है। श्री माधोपुर जगह है और सीकर जिले में है। ये कहां से है? सीकर जिले से है। श्री माधोपुर जो है ये यहाँ पर एक तहसील है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर है और ये श्री माधोपुर सीकर जिले में आता है। साक्षी कुमारी मूलतः राजस्थान की रहने वाली नहीं है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति राजस्थान पुलिस में क्या है, एसआई है। और राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जी जो हैं, इन्होंने इनको बधाई दी थी कि भाई साहब वाह वाह वाह, पुलिस वालों ने पहली बार कोई ढंग का काम किया है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको धन्यवाद दिया है। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ओम प्रकाश मिठारवाल रीट भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, जिनके खेल और खिलाड़ी परीक्षा के सिलेबस में है, वो रट्टा मार लेना। मुझे 90% तो देखिए 90% से ऊपर तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ओम प्रकाश मिठारवाल पर ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब सवाल की प्रकृति पेपर सेटर पर डिपेंड करेगी। मैं बहुत सारी जानकारी ओम प्रकाश मिठारवाल के संबंध में आपको देने वाला हूं सोमवार की क्लास में, क्योंकि उसमें सवाल बनाकर आपको बात बताई जाएगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहां पर देखिए इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार जो है इससे क्या किया गया, सम्मानित। अर्जुन पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। साक्षी राजस्थान पुलिस में एसआई, ओम प्रकाश मिठारवाल श्री माधोपुर राजस्थान से आते हैं। एक का संबंध जहां शूटिंग से है तो वहीं दूसरी का संबंध कबड्डी से है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं। खेल खिलाड़ी कितने ही रट लो, राजस्थान में अगर ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम आपने अब से आगे की परीक्षाओं के लिए याद नहीं किया तो सवाल में आप जो है वो चक्कर खा सकते हो, क्योंकि ये सवाल आएगा। ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस जिले से है जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, और ये भी बताइए ओम प्रकाश मिठारवाल जो है इनका संबंध किस खेल से है। और ये राजस्थान के श्री माधोपुर जो सीकर जिले में, श्री माधोपुर कहां पर है मेरे दोस्तों, ये सीकर जिले में है। यहां से इनका क्या है, संबंध है। और राजस्थान पुलिस में किस पद पर है, एसआई के पद पर काम कर रहे हैं। तो शूटिंग से इनका क्या है, संबंध है। चलिए शूटिंग से संबंध है, जल्दी जल्दी सुनिए मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमने आधे सवाल किए हैं, आधे अभी और बाकी हैं। असम के गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 81 पदक राजस्थान में इस प्रतियोगिता में जीते हैं, जिसमें से 29 स्वर्ण, 28 रजत और 24 कांस्य पदक इन्होंने क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो है वो अभी हाल ही में किया गया है। चलिए अगले सवाल पर अगर बातचीत की जाए तो इसका सही जवाब ये होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित नेशनल जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान बॉयज टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया अभी हाल ही में, तो राजस्थान ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला हरियाणा की टीम ने प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में इस नेशनल जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है नहीं, लेकिन फिर भी कोई पेपर सेटर के दिमाग में बैठ जाए तो वो पूछ सकता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित राजस्थानियों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। और इस पुरस्कार के स्वरूप जो है वो 1,51,000 रुपए की राशि इनको पुरस्कार स्वरूप दी गई है मेरे दोस्तों, यानी 51,000 रुपए की राशि है। शायद ये 1,51,000 नहीं है, 51,000 रुपए की राशि जो है वो पुरस्कार स्वरूप इनको प्रदान की गई है। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। ऐसा राजस्थान के ब्रिगेडियर पूनिया ए शर्मा जो कि लाखेरी बूंदी की है उसको दिया गया। इंदु लक्ष्मी सांखला जोधपुर की है, उनको दिया गया। राम प्रसाद मीणा जयपुर के एसएमएस में हैं, इनको दिया गया। जिसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करूं किसी व्यक्ति की तो वो व्यक्ति है राम प्रसाद मीणा, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। इनका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी है। हाँ जी। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। नेक्स्ट सवाल है, राज्य में आयोजित चौथी लोक अदालत का आरंभ किसके द्वारा किया गया, ये बताइए। राज्य में आयोजित चौथी लोक अदालत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। चौथी लोक अदालत जो है वो राजस्थान में
उसका उद्घाटन एसएस शिंदे के द्वारा किया गया, पंकज मिथिल, वीरेंद्र सिंह और डीवाई चंद्रचूड़। इसका सही आंसर है वीरेंद्र सिंह। ये जो है वो राजस्थान के जयपुर पीठ जो है, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ जो है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं और एसएस शिंदे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। राजस्थान में ई कोर्ट का उद्घाटन एसएस शिंदे के द्वारा किया गया और 3 बार ये परीक्षा में सवाल आया है। जिसने एक परीक्षा में देख लिया उसका तीनों परीक्षा में ये सवाल सही है। ठीक है, चलिए ये आगे है। पंकज मिथिल साहब राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वीरेंद्र सिंह जयपुर पीठ के अध्यक्ष हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, शुरू किया। डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और वो भी 50वें। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में हाल ही में समुद्र में फंसे 300 से अधिक मछुआरों को बचाने वाले मर्चेंट के कैप्टन अनिल चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से, ये बताइए। राजसमंद से, भीलवाड़ा से, जयपुर से, अजमेर से। तो अभी हाल ही में समुद्र में जो है वो एक मिशन पर निकले थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। भयंकर झंझावतों में फंसे हुए इन सभी मछुआरों को क्या किया गया था, बचाने का काम अनिल चौधरी के द्वारा किया गया था और ये एक बेहद ही साहसिक काम माना जाता है। इतने लोगों की जान बचाना जो है वो जीवन में बहुत बड़ा काम है मेरे दोस्तों। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अनिल चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। राजसमंद जिले से, भीलवाड़ा जिले से, जयपुर जिले से, अजमेर जिले से। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर जिले से क्या किया गया था मेरे दोस्तों, यहां पर जो है वो 300 से अधिक मछुआरों को बचाने का काम जो है वो इनके द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्या है, राजस्थान की महिला बॉक्सर अरुंधति चौधरी जिसे सेना में हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है, राज्य के किस जिले से संबंधित है। राजस्थान की महिला बॉक्सर अरुंधति चौधरी जिसे सेना में हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है, राज्य के किस जिले से इसका संबंध है, ये जरा बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के किस जिले से अरुंधति चौधरी का संबंध है। तो राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली अरुंधति चौधरी जो है, इनको अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में क्या किया गया है, हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है, हाल ही में जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया। तो अभी हाल ही में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को राजस्थान नी साहित्य सम्मान पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया और पवन पहाड़िया को अभी हाल ही में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। मधु कांकरिया जो है इनको क्या दिया गया मेरे दोस्तों, 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा के लिए जो है वो युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको समझना है, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार, जिसमें एक को विश्वामित्र दादीज का नाम आपने सुना होगा जो कि कोटा से आते हैं, एक को बाल साहित्य पुरस्कार और एक को दिया गया है युवा साहित्य पुरस्कार। 14 नवंबर 2022 को सिविल सेवा एवं राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ एमओयू अभी हाल ही में राजस्थान में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि राजस्थान में सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनमें क्षमता निर्माण करने के लिए, राजकीय अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए राजस्थान में एचसीएम, रीपा और अंकेक्षण व लेखा विभाग भारत सरकार के बीच में समझौता किया है। ये एचसीएम रीपा क्या है तो आपको पता होना चाहिए। हरिश्चंद्र जो सिविल सेवा के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का इंस्टीट्यूट राजस्थान के जयपुर में है। और इसके अलावा अंकेक्षण एवं लेखा विभाग भारत सरकार का, उन दोनों के बीच में ये जो है वो क्या किया गया मेरे दोस्तों, ये समझौता हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है, मेसर्स एंड वंडर सीमेंट लिमिटेड को राज्य के किस जिले में वृहद उद्योग, सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग की स्थापना हेतु पारेवर, सोनू, लीला फरेवर गांवों में भूमि आवंटन का फैसला राजस्थान सरकार ने किया है। तो मेसर्स वंडर सीमेंट जो कंपनी है, इस कंपनी को क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर ये आपको सोचना है कि मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी को अभी हाल ही में जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे बड़ा प्लांट राजस्थान का लगाने के लिए ये समझौता किया है और ये 2 चरणों में काम पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये क्या किया जाएगा, 2 चरणों में काम जो है वो पूरा किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में ऐसा किया जा रहा है। जैसलमेर में अडानी ग्रुप के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र नहीं बल्कि पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है और एनटीपीसी कंपनी के द्वारा जैसलमेर के नोक में जो है वो 735 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की अभी यहाँ स्थापना की गई है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर जो है वो क्या किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक राजकीय आईटीआई कॉलेज का नाम रखा गया है। यह राजस्थान के किस जिले में है ये बताइए। तो राजस्थान के हिंडोली बूंदी में स्थित एक जो है वो आईटीआई कॉलेज था, उसका नाम अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय आईटीआई कॉलेज कर दिया गया है। तो यह राजस्थान के हिंडोली बूंदी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी जरूर है। सूजस की क्लास तो आपको 7 दिन मिलेगी, उसमें कहीं बीच में कोई व्यवधान नहीं आएगा।
चलिए 735 एनटीवीसी के द्वारा, सही बात है आपकी। अगला हिंडोली बूंदी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, हाल ही में आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा छात्राओं को उपग्रह की डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने के लिए पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया था? तो आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन द्वारा छात्रों को उपग्रह की लॉन्चिंग कैसे की जाए, उपग्रह कैसे बनाए जाते हैं, उपग्रह की संरचना कैसी होती है, ये सब है, उसकी डिजाइन कैसे बनती है, ये सब छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राजकीय विद्यालय जो है वो मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, राजकीय इंग्लिश मीडियम विद्यालय या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय जयपुर का है, वहां से इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के कहां से? जयपुर से इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। पीको शुरुआत इसकी की गई है राजस्थान के, इसको याद कर लीजिएगा जरा, क्या है? पीको सैटेलाइट इवेंट जो है वो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया। पीको सैटेलाइट इवेंट जो है जयपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य में निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है ये बताइए। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 जो है, इंटरनेशनल एक्सपो 2023 जो है वो राजस्थान के कहां पर किया जाएगा? 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में किया जाएगा। और निर्यात के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है पूरे देश भर में, ये ध्यान रखना। और निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है 2022 की राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है, जिसका ही नाम रिप्स है। आपसे अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान का ये बताइए मेरे दोस्तों कि यहां पर राजस्थान का क्या बताइए, ऐसा बताइए कि राजस्थान में अभी रिप्स योजना 2019 शुरू की गई है, उसका नाम बताइए क्या है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान का दूसरा नंबर है मेरे दोस्तों निर्यात के मामले में। जो 10वां बता रहे हैं वो थोड़ा होश में आइए। ठीक है, हाँ जी, तो यहां क्या है? राजस्थान का अभी दूसरा स्थान, 10वां स्थान, 20वां स्थान और 10वां स्थान। तो आप लोगों को ये सारी जानकारियां अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। 10वां स्थान राजस्थान में किसका है, या 10वें किसका आयोजन राजस्थान में किया गया था, 20वां क्या है, 12वां क्या है, ये सब बातें हमारी राजस्थान के बारे में हुई है। इसके बाद में अगला सवाल क्या है? को राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके द्वारा 2001 के अधिनियम की किस धारा में संशोधन अभी हाल ही में किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 में संशोधन कर दिया गया है और इसकी धारा जो 28 है उसकी उप धारा 7 में संशोधन किया गया और उसमें लिखा गया था पहले कि अध्यक्ष का चुनाव कोई व्यक्ति एक ही बार लड़ सकता है, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने कह दिया एक व्यक्ति कितनी बार चुनाव यहां पर क्या कर सकता है, लड़ सकता है। ये ध्यान रखना, धारा 28 में जो है वो सहकारिता विभाग सोसाइटी अधिनियम 2022 है, वो 2001 का मूल था, उसमें संशोधन अब किया गया है। इसके बाद में हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जो है निर्मल चौधरी के नेतृत्व में यह राजस्थान विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह और बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण और इसके अलावा तीरंदाजी खेल मैदान जो है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में किया है। उषा शर्मा जी मुख्य सचिव हैं, कलराज मिश्र साहब हमारे राज्यपाल हैं और पंकज मिथिल साहब मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के। हाल ही में आईसीसी में डेवलपमेंट मैनेजर के पद पर राजस्थान के अभिषेक शेखावत को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है ये बताइए। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, राजस्थान के झुंझुनू जिले के अभिषेक शेखावत को आईसीसी में डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। डेवलपमेंट मैनेजर के पोस्ट पर राजस्थान के अभिषेक शेखावत को नियुक्त अभी हाल ही में किया गया है। इसके बाद में दहमी कला में डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के जयपुर जिले की बस्सी में एक दहमी कला गांव है। इस दहमी कला गांव में अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो यहाँ पर किया गया है, ये भी आपको समझना है। तो दहमी कला में डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। चलिए अगला सवाल क्या है? हाल ही में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग द्वारा 1.35 करोड़ ओसीआर सीट से परिणाम प्राप्त करने का विश्व रिकॉर्ड राजस्थान के शिक्षा विभाग के नाम दर्ज किया गया। शिक्षा विभाग ने करोड़ों की संख्या में 1.35 करोड़ जो है वो ऑप्टिकल जो फाइबर्स होती है, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा हमारी ओएमआर सीट जो होती है, ठीक है, उस ओएमआर सीट को जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर उसके माध्यम से चेक करने का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड अभी हाल ही में शिक्षा विभाग राजस्थान ने बनाया है। ठीक है, हाँ जी,
अगला सवाल क्या है जरा देखिए। अगला सवाल है यहाँ पर, राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 7,000 से अधिक सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन करने की घोषणा की है। प्रथम फेज में कितनी शामिल की जाएगी ये जरा बताइए। तो राजस्थान में सहकारी समिति जो है, सहकारिता विभाग के मंत्री उदयलाल आंजना जी के द्वारा अभी हाल ही में 7,000 से अधिक सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज करने की बात की गई है। इसका मतलब आपसे पीछे वाला सवाल, सहकारी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम 2022 जो संशोधन किया गया 2001 वाला, उसकी धारा 28 भी पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना। तो ये 7,000 से अधिक जो सहकारी समितियां उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा, लेकिन पहले फेज में जो है वो मेरे दोस्तों 1730 सहकारी समितियों को शामिल किया गया है, यानी 1730 इस प्रकार की सहकारी समितियां इसमें शामिल होगी। इसके बाद में बजट 2022-23 में कितनी राशि के जनजातीय विकास कोष के गठन की घोषणा की गई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें से अभी जनजातीय विकास कोष में से कुछ राशि का प्रावधान उसके लिए कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 500 करोड़ यहां पर है, 200 करोड़ यहां, 150 करोड़ या 13 करोड़। तो देखिए 500 करोड़ रुपए का जनजातीय विकास कोष गठन किया जाएगा, यह घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। उसमें से अभी 13 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार ने जो है वो जनजातीय विकास कोष से दे दी है कि इससे आपका गठन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, 500 करोड़ रुपए की राशि से गठन होगा। अभी मुख्यमंत्री ने 13 करोड़ रुपए की राशि जो है वो घोषित कर दी है। हाल ही में 19 नवंबर को राजस्थान के झुंझुनू जिले से विवेकानंद संदेश यात्रा को किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, जो राज्य के सभी जिलों में जाएगी। यानी हाल ही में 19 नवंबर को राजस्थान के झुंझुनू जिले से विवेकानंद संदेश यात्रा को किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, तो हमारे झुंझुनू जिले से आने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जो है इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी, ये जरा समझना है। यहाँ पर है कि कलराज मिश्र, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला। तो इसका सही आंसर है जगदीप धनखड़ के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी मेरे दोस्तों। हाँ जी, मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूं, कुछ इस प्रकार के जो लोग हैं उन पर पूरी निगाहें रखी जा रही है। आप साइबर एक्ट के तहत आने वाले विभिन्न अधिनियमों की धारा में रहकर जो है वो यहाँ पर कमेंट करें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है आप जिस चीज को बहुत अन्यथा ले रहे हैं उसका सही सदुपयोग करना भी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, इला अरुण को दिया गया है। इनका संबंध फिल्म क्षेत्र से है मेरे दोस्तों। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बिनाका जेस मालू जो है वो इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। यहाँ पर इसके बिनाका जेस मालू जो है उनके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान उनको दिया गया है। माधव हाड़ा को अभी 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, 31वां मधु कांकरिया को दिया गया है। इला अरुण को संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिया गया है। और बिनाका जेस मालू जो है ये इस अकादमी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला सवाल है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान में कृषि स्टार्टअप किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत राजस्थान में कहां से की जाएगी, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान किसान स्टार्टअप मेले का आयोजन जो है वो राजस्थान के कोटा से शुरू किया जाएगा जनवरी 2023 में। इसके बाद राजस्थान के तमाम 33 जिलों में इसका बारी बारी आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है और आज का अंतिम सवाल कहे इसको तो कोई दो राय नहीं है क्या, एक सवाल और है भाई। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों का प्रति माह कितनी सहायता दी जाएगी, तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। और इस योजना के तहत जो है वो राजस्थान में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब लोगों के आवेदन ग्रहण किए जाएंगे और प्रति माह 2,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कितनी, 2,000 रुपए की राशि सरकार जो है उनको उपलब्ध कराएगी। चलिए आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। झुंझुनू जिले के डॉक्टर शैलेश कुमार को भारतीय अंडर 80 पुरुष टीम का कोच बनाया गया। कौन सी टीम का कोच बनाया गया ये बताइए। यानी शैलेश कुमार को भारतीय जो है वो भारतीय फला टीम जो है क्या है, ये डॉट टीम जो है इसका अंडर 80 का पुरुष टीम के कोच बनाए गए। कौन से खेल से संबंधित है, खो खो नहीं है, कबड्डी नहीं है, टेनिस नहीं है, इसका सही आंसर है वॉलीबॉल टीम का इनको क्या बनाया गया मेरे दोस्तों, कोच बनाया गया। और ये शैलेश कुमार जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं यहाँ समाप्त। ठीक 3-4 मिनट बाद वापस आपसे मुलाकात करूंगा सुजस ई बुलेटिन को लेकर, जिसमें आज बहुत अच्छी जानकारियां आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप सभी का पुनः उस क्लास में स्वागत करेंगे। अभी लेते हैं आपसे इजाजत और आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जो लोग अन्यथा कामों में लगे हैं उनके लिए जीवन बहुत है और जीवन की सच्चाई ये नहीं है मेरे मित्रों। तो आप सभी जीवन का आनंद उठाते रहे, लेकिन कुछ गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए
उन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो चीजें आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है उनका आप इस्तेमाल ना करें। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे मित्रों।